दुनिया के एक कोने में, जहां शोर कम और सन्नाटा ज्यादा है, एक दादा और उसकी पोती रोज सुबह खाली हाथ और भारी दिल लेकर उठते हैं। भूख और मुश्किलों के बीच घिरे हुए वो बस खामोश कुर्बानियों से जिंदा है, और उनका वो मासूम नाजुक सा प्यार इस दर्द को और गहरा कर देता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है ब्रो एक्सप्लेन्स में। आज की मूवी रिकैप में हम बात करेंगे चेरी टोमेटो की, एक दिल तोड़ देने वाली कहानी सर्वाइवल और सैक्रिफाइस की। फिल्म की शुरुआत होती है कोरिया के एक बिजी शहर से। सड़क किनारे एक कुरियर कंपनी के पैकेट्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। एक 70 साल का बूढ़ा आदमी उन पर नजर रखने का काम करता है। नाम है उसका पार्क। पास ही एक जवान वर्कर से वो जोर जोर से बहस कर रहा है, और उसके बिल्कुल बगल में एक छोटे से कंबल में लिपटी बैठी है उसकी इकलौती पोती। छोटी बच्ची का नाम है सुन। चूंकि दादाजी काम करते हुए सिगरेट पी रहे हैं, सुन अब तक कंबल के नीचे छुपी हुई है। अचानक एक आदमी आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। दादा और पोती दोनों स्टंड रह जाते हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है। यह आदमी सुन का बाप है। कई साल जेल में काटने के बाद अभी अभी रिहा हुआ है। सुन की मां उसकी पैदाइश के वक्त ही गुजर गई थी। जब से सुन बच्ची थी, दादाजी ने उसे गोद में उठाकर बड़े जतन से पाला है। जब सुन का बाप जेल गया था, तब वो सिर्फ 1 साल की है। अब सुन 6 साल की है। उसका बाप उसे एक छोटा सा चेरी टोमेटो का पौधा गिफ्ट करता है। बाप से पहला गिफ्ट पाकर नन्ही सी बच्ची खुशी से फूली नहीं समाती। बाप पूछता है, स्कूल जाने लगी? सुन जवाब देती है, अभी तो मैं बहुत छोटी हूं। बाप फिर पूछता है, फिर स्कूल बैग कंधे पर टांगे क्यों घूमती रहती है? सुन बोलती है, मेरे सारे दोस्त स्कूल जाते हैं, मैं उनसे बोल देती हूं कि मैं भी जाती हूं। साइड से दादाजी की धीमी आवाज आती है, पैसा नहीं है मेरे पास उसका नाम लिखवाने का। अगर तू अभी अपनी बेटी की जिम्मेदारी ले ले तो मुझे चैन पड़ जाए। बेटा अपने बाप से पूछता है, आपकी पेंशन के पैसों का क्या? ये सुनकर सुनके दादाजी को बहुत गुस्सा आता है। वो चीखते हैं, बुढ़ापे में बस यही पैसा बचा है मेरे पास, इसी से अपना और सुन का पेट पालता हूं। इस पर नजर मत डालना कभी। सुन के दादाजी अच्छे से जानते हैं कि उनके बेटे की फितरत ठीक नहीं है। बाप उल्टा अपने बाप पर उंगली उठाता है, जब मैं जवान था तुमने दारू में पैसे उड़ा दिए, मेरे पोलियो का इंजेक्शन लगवाने तक के पैसे नहीं थे तुम्हारे पास, उसी वजह से आज भी मैं भारी काम नहीं कर पाता। ये बात सुनकर सुनके दादाजी चुपचाप खड़े रह जाते हैं। मुंह से एक बोल नहीं निकलता। तीनों अपने छोटे से घर लौट आते हैं। सुन बाप दिए पौधे को पानी देती है। अभी वो बहुत छोटी है, लेकिन हकीकत ने उसे अंदर से बड़ा कर दिया है। वो अपनी उम्र के बाकी बच्चों से ज्यादा जिंदगी समझती है। रात को तीनों साथ सोते हैं। सुन अपने बाप और दादा के बीच में सोती है, बाप का हाथ कसकर पकड़े हुए, ताकि वो फिर से ना छोड़कर चला जाए। दूसरी तरफ सुन के दादाजी को नींद नहीं आती। आधी रात को चुपके से उठते हैं, अलमारी में रखे अपने जमा किए पैसे निकालते हैं। बेटे के डर से उसे कहीं और छुपाने की कोशिश करते हैं। तभी पीछे से बेटे की आवाज आती है, बापू छुपाने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारे पैसे पहले ही देख लिए हैं, चुराने होते तो कब का चुरा लेता। बाप कोई जवाब नहीं देता, चुपचाप वापस आकर लेट जाता है। फिर बहुत धीमी आवाज में बेटा अपने बाप से कहता है, बापू एक बात याद रखना, अगर मैं फिर कभी गया ना तो फिर वापस आऊंगा। अगली सुबह सुन अपने दादाजी के लिए चिल्लाने लगती है। रो रो कर बोलती है, दादाजी पापा चले गए, मैंने उनका हाथ इतना कसकर पकड़ा था, फिर भी वो चले गए। सुन के दादाजी उठकर देखते हैं तो सच में बेटा गायब है, और साथ में वो जमा किए पैसे भी ले गया। घबराहट में दादाजी सड़क पर पागलों की तरह भागने लगते हैं। देर तक भागने के बाद थक कर बैठ जाते हैं, सोचते सोचते परेशान कि अब बिना पैसों के कैसे चलेगा। साइड से नन्ही सुनाकर दादाजी के हाथ में सिगरेट थमा देती है और अपने गर्म कपड़े उन्हें पहना देती है, ठंड से बचाने के लिए। दादाजी उससे बोलते हैं, आज घर पर रहे, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं। सुन पीछे से चिल्लाती है, दादाजी दोपहर का खाना टाइम पर खा लेना। सीन बदलता है। पहले एक आदमी ने सुन के दादाजी पार्क को बुरी तरह डांटा था। वो आदमी उसका बॉस है। पार्क ने उससे कुछ पैसे उधार लिए थे और आज आखिरी दिन था लौटाने का, लेकिन अब बेटे ने जमा पूंजी चुरा ली तो पार्क के पास कुछ नहीं बचा। वो बॉस के सामने गिड़गिड़ाता है, अगर ये नौकरी चली गई तो मेरी पोती को खाने को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बॉस एक नहीं सुनता और उसे निकाल देता है। घर लौटते वक्त दादाजी निराशा से भरे होते हैं। सुन तो चुकी होती है, लेकिन सोने से पहले वो दादाजी के लिए खाना संभाल कर रख गई होती है। दादाजी नोटिस करते हैं कि वो खुद मुश्किल से कुछ खाई है, बाकी उनके लिए बचा रखी है। उसका सोता हुआ चेहरा देखकर वो गहरी सांस लेते हैं, मन ही मन सोचते हैं, तू गलत घर में पैदा हो गई, मेरे जैसा बूढ़ा तुझे 3 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता। वो उठते हैं और उसे कंबल उड़ा देते हैं। सुन के सिरहाने रखा होता है बाप का दिया गिफ्ट, वो छोटा सा चेरी टोमेटो का पौधा। वो उसे थोड़ा दूर सरका देते हैं ताकि नींद में उसे टूट ना जाए। सुन की नींद खुल जाती है। चश्मे के बिना उसे धुंधला दिखता है। वो पौधे को देखने की कोशिश करती है, फिर चश्मा पहनकर उसे ठीक से निहारती है। एक पल बाद वो फिर लेट जाती है, बाप का गिफ्ट सीने से लगाकर उसे सहेजते हुए, भले ही वो वहां नहीं है। अगली सुबह दादाजी एक छोटी सी गाड़ी लेकर निकलते हैं, प्लास्टिक की बोतलें और पुराने कागज इकट्ठे करने। पोती को खिलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। पीछे से एक आदमी चिल्लाता है, ये इलाका उन लोगों में बटा हुआ है जो कचरा बीनते हैं, और ये उस आदमी का एरिया है। वो दादाजी को डांटता है कि यहां मत बीनो, लेकिन दादाजी उसे इग्नोर करके चुपचाप काम करते रहते हैं।
जवानी में उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग मिली थी। वो आदमी अपनी कार से दादाजी की गाड़ी को टक्कर मारता है। गुस्से में दादाजी बदला लेते हैं, हाथापाई पर उतर आते हैं। पूरा दिन वो शहर की बिजी सड़कों पर थोड़ा बहुत सामान ढोते रहते हैं। इस उम्र में ये भारी बोझ सिर्फ उनके और उनकी पोती के सर्वाइवल के लिए है। ट्रैफिक में गाड़ियां उनके पीछे फंस जाती है, ड्राइवर चिल्लाते हैं, लेकिन उनमें से कोई इस बूढ़े आदमी के अंदर छुपे दर्द और संघर्ष को नहीं समझता। सीन बदलता है। दादाजी इकट्ठा किया सामान बेचने जाते हैं, लेकिन खरीदने वाला उन्हें धोखा देने की कोशिश करता है। बोलता है वजन कम है, जबकि असल में ज्यादा होता है। गरीब और बेबस लोगों के साथ समाज अक्सर ऐसा ही करता है, हर मोड़ पर ठगता है। इधर सुन की बस्ती में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। एक तरफ बस्ती वाले, दूसरी तरफ पुलिस। जमीन सरकार की है और वो बस्ती तोड़कर बड़ा सा शॉपिंग मॉल बनाना चाहते हैं, लेकिन लोग अपनी इकलौती छत छोड़ने को तैयार नहीं। इस अफरा तफरी के बीच नन्ही सुन आसपास बिखरी पुरानी प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठी कर रही है। इसी तरह दादाजी की मदद करना चाहती है। जल्दी ही दादाजी बस्ती लौट आते हैं। उन्हें प्रोटेस्ट की फिक्र नहीं, वो समझ भी नहीं पाते ये किस लिए है। वो सुन के हाथ से बोतलें ले लेते हैं और बोलते हैं तुझे ये करने की जरूरत नहीं। तभी बस्ती वालों और पुलिस में झड़प शुरू हो जाती है। दादाजी फटाफट सुन को खींचकर सेफ जगह ले जाते हैं। जब मुड़कर देखते हैं तो उनकी आखिरी पूंजी, उनकी छोटी सी गाड़ी प्रोटेस्ट के बीच में कुचली हुई टूटी पड़ी है। वो बेतहाशा चिल्लाते हैं, कोई मेरी गाड़ी बचाओ, लेकिन उनकी आंखों के सामने उनकी आखिरी उम्मीद टूट जाती है। वो रोने लगते हैं। बस्ती पूरी तरह तबाह हो चुकी है। एक एनजीओ बेघर लोगों को खाना खिला रहा है। दादाजी उनसे पूछते हैं, क्या तुम रोज ऐसे खाना दोगे? एनजीओ की 2 औरतें जवाब देती हैं, नहीं, हम सिर्फ आज मदद कर रहे हैं। दादाजी का दिल बैठ जाता है। फिर वो औरतें सजेस्ट करती हैं, तुम अपनी पोती को अनाथालय छोड़ दो, कम से कम उसके खाने की फिक्र तो नहीं रहेगी। ये सुनकर सुनखाना वहीं छोड़कर दादाजी का हाथ पकड़ लेती है, उनके बिना कहीं जाने से मना कर देती है। उधर बस्ती वाले अभी भी पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दादाजी भी उनमें शामिल हो जाते हैं। आखिर में पुलिस अग्रेसिवली घुसती है, सबको गिरफ्तार करने। भगदड़ में सुन का इकलौता चश्मा जमीन पर गिरता है और उसका एक शीशा टूट जाता है। पुलिस भीड़ को पकड़ रही होती है और सुन चीख पड़ती है, प्लीज मेरे दादाजी को मत ले जाओ, दुनिया में मेरे लिए कोई और नहीं है। एक पुलिस अफसर नन्ही बच्ची की गुहार सुनकर पिघल जाता है और उसे जाने देता है। दादा पोती शहर की सड़कों पर चलते रहते हैं। सुन बोलती है, मैंने पापा दिए पौधे का बहुत ख्याल रखा। दादाजी फ्रस्ट्रेशन में चिढ़कर बोलते हैं, दोबारा कभी मेरे सामने अपने बाप का नाम मत लेना। सीन शिफ्ट होता है। कई प्लेटों में मीट सजाया जा रहा है। ये शहर के एक बहुत अमीर बिजनेसमैन का घर है। मीट उसके प्यारे कुत्ते के लिए है। उसकी बीवी उसे बोलती है कि बच्चे को हुए बहुत टाइम हो गया। आदमी उस पर झपटता है, कुत्ते का ठीक से ख्याल रखो। औरत का चेहरा उतर जाता है। बिजनेसमैन फिर केयरटेकर को बोलता है कि कल से कुत्ते के लिए दूसरा मीट लाना, शायद ये पसंद नहीं आया। वो अपने कुत्ते पर महीने के लाखों खर्च करता है। इधर सुन दादाजी के साथ चलते हुए ठोकर खा रही है, क्योंकि टूटे चश्मे से ठीक दिखता नहीं। दादाजी नोटिस करते हैं, सड़क किनारे एक दुकान पर बहुत सस्ते में पेनकेक बिक रहे हैं। देखकर दादाजी उसके लिए खरीद लेते हैं। सुन बहुत खुश होती है, लेकिन वो हमेशा सब दादाजी के साथ शेयर करती है। दादाजी बोलते हैं, तू खा ले, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन तभी वो देखते हैं कि पेनकेक अंदर से खाली है, कुछ है ही नहीं। गुस्से में दादाजी दुकानदार को डांटने लगते हैं। सुन फटाफट उन्हें रोकती है और दुकान के सामने लगे बोर्ड की तरफ इशारा करती है, जिस पर साफ लिखा है कि पेनकेक अंदर से खाली है, इसीलिए इतने सस्ते हैं। सुन दादाजी से बोलती है, बिना वजह किसी को मत डांटो, उसने तो लिख रखा है। दादाजी को नन्ही बच्ची का लेक्चर बुरा लगता है। वो सुन से बोलते हैं, अगर फिर ऐसे बर्ताव किया ना मेरे साथ तो अनाथालय छोड़ आऊंगा तुझे। छोटी बच्ची जम सी जाती है, आंखों में आंसू भर आते हैं, हाथ में पकड़ा पेनकेक गिरा देती है और चुपचाप आगे चल देती है। सुन रोती है। दादाजी मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनका साथ नहीं छोड़ती। वो अपनी बस्ती वाले एरिया में लौट आते हैं। उनका एक पड़ोसी आवाज देता है, तुम्हारे बेटे का फोन आया था, बोल रहा था जल्दी वापस आऊंगा, ढेर सारा पैसा लाऊंगा और तुम दोनों को यहां से ले जाऊंगा। दादा पोती खुशी से पागल हो जाते हैं। लगता है उनकी जिंदगी के सबसे बुरे दिन अब खत्म होने वाले हैं। उधर सुन के बाप को दिखाया जाता है, वो एक दोस्त के साथ चोरी करने की कोशिश कर रहा है। वो एक सूखी मछली के फार्म पर है। इतनी सारी मछलियां देखकर वो पागल हो जाते हैं और पिकअप ट्रक में भरने लगते हैं। सुन का बाप बोलता है, मेरे बुरे दिन खत्म, अब बेटी के लिए नए कपड़े लाऊंगा। दोस्त भी खुश होता है और दोनों प्लान बनाते हुए शहर की तरफ लौट रहे होते हैं। रास्ते में सुन के बाप को अचानक पेट दर्द होता है, टॉयलेट जाना पड़ता है। एक सुपरमार्केट के सामने रुकते हैं। अंदर जाकर वो फुसफुसाता है, बेटा आ रहा हूं तेरे पास, तुझे फिर से स्कूल में डालूंगा, तुझे दोस्तों के सामने झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। यह आदमी जिंदगी में बुरा इंसान रहा होगा, लेकिन बुरा बाप नहीं है। जब वो टॉयलेट से निकलता है तो देखता है उसका दोस्त गायब है, वो ठगा जा चुका है। सुनकर बाप फूट फूट कर रोने लगता है। अभी जो सपने देखे थे सब टूट गए। वो बेटी को साथ नहीं रख सकता, यही सोचकर वो बुरी तरह रोता है, जो खोया उसका बोझ महसूस करता हुआ। इधर सुन अपने दादाजी के लिए चिल्ला रही होती है। जब वो मिलते हैं तो वो बेतहाशा रोती है, दादाजी
हमारा घर तोड़ा जा रहा है। दादाजी उसका हाथ पकड़कर साथ भागते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मालिक ने गुंडे भेज रखे हैं उनकी बस्ती के आखिरी निशान मिटाने को। वो सब तोड़फोड़ रहे हैं। दादाजी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें बुरी तरह पीटते हैं। हमेशा की तरह सुन दादाजी को बचाने आती है, लेकिन आदमी उसे धक्का देकर गिरा देते हैं। उसके टूटे चश्मे का एक शीशा पास गिरता है और गुंडे के पैर तले चकनाचूर हो जाता है। सुन सदमे में जम जाती है, खामोश, बोल नहीं पाती। धीरे से खड़ी होती है, थोड़ा आगे चलती है। पापा, आप बहुत याद आ रहे हो, कहाँ हो तुम? एक एक करके बस्ती के सारे घर जमींदोज हो जाते हैं। रात को लोगों के सर पर छत नहीं बचती, सिवाय खुले आसमान के। थोड़ी दूर सुन मलबे से चुपचाप कुछ इकट्ठा कर रही होती है। दादाजी पूछते हैं तो वो रहस्यमयी मुस्कान देती है, लेकिन बताती नहीं क्या बीन रही है। सुन ने कल से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। दादाजी उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। सुन मेनू ध्यान से देखती है और सबसे सस्ती डिश बताती है। दादाजी वही ऑर्डर कर देते हैं। सुन पूछती है, दादाजी आप नहीं खाओगे? वो बोलते हैं, मेरा पेट भरा है, तू खा, खाना आता है। और सुन खुशी से खाने लगती है चुपचाप। लेकिन बूढ़े दादाजी ने भी नहीं खाया, जबकि उन्हें बहुत भूख लगी है। बगल की टेबल पर 2 लोग खाना खाकर चले जाते हैं। दादाजी देखते हैं उनकी टेबल पर खाना बचा हुआ है। वो जाते हैं, वो जूठन अपनी सीट पर ले आते हैं और खाने लगते हैं। सुन को बहुत दर्द होता है देखकर, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। इसके बाद दोनों एक बड़े से घर के सामने पहुंचते हैं। ये उसी कंपनी के मालिक का घर है जिसने उनकी बस्ती तोड़कर मॉल बनवाया। दादा पोती सीधे मालिक से भिड़ने पहुंच जाते हैं। गेट से एक आदमी कुत्ते के साथ निकलता है, वही कुत्ता जो अमीर बिजनेसमैन का था। मेन गेट खुला देखकर दोनों बेधड़क अंदर घुस जाते हैं। घर की भव्यता देखकर वो हैरान रह जाते हैं। अचानक मेन गेट ऑटो लॉक हो जाता है। दादाजी पूरी ताकत लगाते हैं खोलने में, लेकिन बेकार। बाहर बहुत ठंड है। बैठे बैठे दादाजी तय करते हैं अंदर मेन हाउस में जाने का, लेकिन सुन हिचकिचाती है, रोकती है उन्हें। आखिर में ठंड से बचने के लिए दोनों अंदर जाकर नर्म सोफे पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद दादाजी घर एक्सप्लोर करने निकलते हैं। किचन में केले का गुच्छा देखते हैं और फटाफट 2 जेब में ठूंस लेते हैं। फिर फ्रिज खोलते हैं तो दंग रह जाते हैं। इतना खाना एक साथ कभी नहीं देखा। जितना हो सके निकालने लगते हैं। खुश होकर सुन को बुलाते हैं। वो भागती हुई आती है और दोनों को लगता है खजाना मिल गया। जी भर के खाते हैं। दादाजी प्यार से सुन को खिलाते हैं। जल्दी ही घर का केयरटेकर वापस आ जाता है। दादा पोती स्टोर रूम में छुप जाते हैं। बिजनेसमैन और उसकी बीवी दूसरे शहर ट्रिप पर गए हैं। कुत्ते की जिम्मेदारी केयरटेकर पर छोड़ गए हैं। हमेशा की तरह कुत्ते के लिए महंगे मीट का ताजा पार्सल आता है। केयरटेकर उसे टेबल पर रखता है। तभी उसे बिजनेसमैन की बीवी का फोन आता है। वो कुत्ते को हटाना चाहती है और उसका कोई सीक्रेट प्लान है जो धीरे धीरे खुलेगा, लेकिन कुत्ते की सूंघने की ताकत तेज होती है। वो मीट खाने से मना कर देता है। उस रात दादाजी फिर मेन डोर खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार फेल होते हैं। फ्रस्ट्रेशन में गुस्से से दरवाजे पर लात मारते हैं। तभी पीछे से सुन आती दिखती है। वो मेन डोर तक पहुंचती है और 1 सेकंड में उसे खोल देती है। दादाजी स्टन्ड रह जाते हैं। जिस काम के लिए वो इतनी देर से जूझ रहे थे, वो नन्ही बच्ची ने सेकंड्स में कर दिया। वो बार बार पूछते हैं, तूने कैसे किया? सुन बोलती है, कुछ नहीं, सुबह उसने चुपके से खिड़की से देखा था केयरटेकर को दरवाजा खोलते हुए। अगली सुबह सुन दादाजी का सामान पैक करती है, क्योंकि वो घर छोड़ने वाले हैं। जाने से पहले वो फ्रिज से अपना पसंदीदा खाना निकाल लेती है, बाद में खाने के लिए। जब वो सारा खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है तो दादाजी पूछते हैं, क्यों जा रहे हैं? यहां ठीक तो है, पकड़े भी गए तो निकाल ही देंगे ना, भूखे मरने से बेहतर है। दोनों थोड़ा और रुकने का फैसला करते हैं। तभी केयरटेकर कुत्ते के साथ वापस आ जाता है तो दादा पोती फिर स्टोर रूम में छुप जाते हैं। अगले सीन में दादाजी सुन को बाथरूम ले जाते हैं नहलाने। बड़े प्यार से उसका सिर शैम्पू करते हैं। वो असल में डॉग शैम्पू होता है, लेकिन उन्हें इन लग्जरीज का पता नहीं। वो हंसते खेलते नहाते हैं। बाथरूम में टीवी देखते हुए अमीरों की रंगीन जिंदगी देखकर हैरान होते हैं। अचानक दादाजी से कोई बटन दब जाता है और गर्म पानी बहने लगता है। सुन की खुशी दोगुनी हो जाती है और दादाजी भी उसकी खुशी में शामिल हो जाते हैं। गरीबों के लिए सबसे छोटी खुशियां ही सबसे बड़ी होती हैं। सीन बदलता है। दादाजी बाहर जाते हैं और सुन भी साथ जाना चाहती है, डर कि वो वापस ना आए। वो तसल्ली देते हैं, शाम से पहले आ जाऊंगा, लेकिन छोटी बच्ची फूट फूट कर रोने लगती है। जैसे ही वो बाहर कदम रखते हैं, अपनी जेब से सुन का चश्मा निकालते हैं। एहसास होता है कि दादाजी वापस आने का इरादा ही नहीं रखते। वो उम्मीद करते हैं कि अगर किसी को सुन मिले तो शायद उसे यहीं छोड़ दे, क्योंकि उसके साथ रहना अब मुमकिन नहीं। वो गहरी सांस लेकर चल पड़ते हैं। अचानक नजर पड़ती है कुत्ते के लिए रखे मीट के कटोरे पर। दादाजी एक टुकड़ा मीट उठाते हैं और वापस घर में घुसकर सुन को दे देते हैं। नन्ही बच्ची उसे बड़े चाव से खाती है। उन दोनों को याद नहीं आखिरी बार मीट कब खाया था, लेकिन असलियत कोई नहीं जानता। सीन बदलता है। सुन घर में अकेली है। वक्त काटे नहीं कटता। चश्मा नहीं है तो ठीक से दिखता नहीं। बाहर जोर का तूफान शुरू हो जाता है। दादाजी बारिश में भीगे चश्मे की दुकान के सामने खड़े हैं। सुन का इकलौता चश्मा बहुत पहले टूटा था और उसके बिना वो सुरक्षित चल नहीं पाती। लेकिन चश्मे की कीमत देखकर दादाजी का नया चश्मा खरीदने का इरादा गायब हो जाता है। एक चश्मा उनकी महीने भर की कमाई से ज्यादा है। इधर छोटी बच्ची समझ गई है कि दादाजी अब कभी नहीं आएंगे।
वो रोते हुए धीरे से फुसफुसाती है, दादाजी प्लीज वापस आ जाओ, मुझे फैंसी खाना नहीं चाहिए, बस खाली पेट तुम्हारे साथ रहना है, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। दूसरी तरफ दादाजी अकेले बारिश में भीगे बैठे हैं। उन्हें सुन की बेतहाशा याद आ रही है। उसी वक्त बारिश वाले शहर के दूसरे कोने में सुन का बाप अपनी बेटी के बारे में सोच रहा है। इस तूफानी रात में उन तीनों को एक छत के नीचे होना चाहिए था, लेकिन गरीब हैं इसलिए अलग रहने को मजबूर है। सुन ठंड में गेट पर इंतजार कर रही है, यकीन करके कि दादाजी आएंगे। जरा सी आहट पर गेट की तरफ दौड़ती है, लेकिन कोई नहीं होता। देर रात केयरटेकर और उसका दोस्त नशे में धुत लौटते हैं। सुन उन्हें देख लेती है और जल्दी से छुप जाती है। सीन शिफ्ट होता है सुबह का। दादाजी सुन से दूर रह नहीं पाते, फिर वापस आ जाते हैं, लेकिन मेन डोर लॉक है। धीरे से आवाज लगाते हैं पोती को, लेकिन कोई जवाब नहीं। रोज की तरह डिलीवरी मैन कुत्ते का मीट लाता है, लेकिन केयरटेकर और उसका दोस्त अभी सो रहे हैं। थोड़ी देर बाद केयरटेकर दरवाजा खोलता है, मीट अंदर लाता है, जैसा बोला गया था वैसा तैयार करके कुत्ते के सामने रख देता है। फिर केयरटेकर और उसका दोस्त मॉर्निंग वॉक पर निकल जाते हैं। दादाजी वापस दरवाजे पर आकर सुन को बुलाते हैं। जल्दी ही दरवाजा खुलता है। सुन दादाजी को आंसू भरी आंखों से देखती है और उन्हें शर्म आती है। वो उससे बोलते हैं, मैं तुझे कहीं नहीं छोड़ूंगा कभी, और दोनों अंदर चले जाते हैं। दादाजी बोलते हैं, तेरे लिए मीट लाया हूं, बाहर रखा है, टेबल पर बैठ, मैं लाता हूं। अगले सीन में सुन मीट का कटोरा सामने खुशी खुशी खा रही है। दादाजी प्यार से देख रहे हैं। आज तक कभी मीट खिला नहीं पाए थे उसे। उन दोनों को कुछ अजीब नहीं लगता। उस रात सुन दादाजी की बाहों में सोती है, लेकिन आधी रात को उसका पेट दर्द करने लगता है। वो बार बार टॉयलेट भागती है। कई चक्कर के बाद दादाजी पूछते हैं, क्या हुआ? सुन बोलती है, पेट दर्द कर रहा है, और फिर टॉयलेट की तरफ चली जाती है। दादाजी उदास होकर सोचते हैं, गरीबों का पेट मीट कहां पचा पाता है। अगली सुबह सुन बहुत कमजोर हो जाती है। उधर अमीर बिजनेसमैन और उसकी बीवी घर लौट आते हैं। केयरटेकर वहां नहीं होता। दादाजी फटाफट सुन को छुपाकर वहां से भाग निकलते हैं। घर पूरा अस्त व्यस्त पड़ा है। बिजनेसमैन की बीवी उस टेबल पर चिल्लाती है जहां कुत्ते का खाना रखा था। इधर सुन एक कोने में चुपचाप बैठी है, बीमार सी। जब केयरटेकर लौटता है तो उसे बॉस के आने का पता चलता है। जैसे ही वो अंदर घुसता है, बिजनेसमैन उस पर बोतल फेंककर मारता है, फिर पीटकर घर से निकाल देता है। इधर दोनों बेघर आत्माएं शहर की सड़कों पर चल रही है। सुन का शरीर कमजोर है, धुंधला दिख रहा है, लेकिन दादाजी को पता नहीं चलने देती। वो जानती है उनका दिल कितना नाजुक है। दादाजी का हाथ कसकर पकड़कर बोलती है, दादाजी देखो, खुले आसमान के नीचे ये शहर कितना खूबसूरत है। अमीरों को भी ये सुकून नसीब नहीं। उन्हें हंसाने के लिए उनका हाथ पकड़कर इधर उधर घुमाती है। अचानक उसका बैग गिरता है और कई सिगरेट निकलकर बिखर जाती हैं। याद है ना, जब उनकी बस्ती टूटी थी तो सुन कुछ बीन रही थी। असल में वो ये सिगरेट दादाजी के लिए इकट्ठा कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी उन्हें इसकी जरूरत है। वो सर झुकाकर धीरे से बोलती है, दादाजी नए साल पर गिफ्ट देना चाहती थी आपको, इसीलिए हमेशा बैग में रखती हूँ। दादाजी की आंखें भर आती हैं। ये नन्ही सी जान उसके लिए कितना सोचती है, कितना ख्याल रखती है। रूंधे गले से पूछते हैं, तुझे मुझसे बहुत प्यार है ना? आंसू भरी आंखों से सुन सिर हिलाती है, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ दादाजी। दादाजी उसे उनकी पुरानी जगह ले आते हैं। वो बहुत खांस रही है। वहां एक औरत उसे चावल देती है, लेकिन वो खाने से मना कर देती है। अगले दिन दादाजी उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। चेकअप के बाद डॉक्टर तसल्ली देता है, कोई बड़ी बात नहीं, बस कमजोरी है, अच्छा खाना दो तो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन घर आके सुन की हालत बिगड़ने लगती है। दादाजी कितना भी चावल खिलाने की कोशिश करें, वो मना कर देती है, मीट की जिद करती है। पास की औरत उसे बोलती है, हमारे पास नहीं है बेटा, जो है खा ले। लेकिन सुन लेट जाती है मुंह फुलाकर। दिल टूट जाता है दादाजी का। वो अमीर बिजनेसमैन के घर के बाहर जाकर सड़क से चिल्लाने लगते हैं। केयरटेकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते। जल्दी ही बिजनेसमैन बाहर आता है और दादाजी उसे डांटते हैं, तुम जैसे लोगों की वजह से हमारी ये हालत है, हमारे सर पर छत नहीं। मेरी नन्ही पोती तुम्हारी वजह से इस ठंड में तड़प रही है। बिजनेसमैन इग्नोर करके गाड़ी में निकल जाता है। केयरटेकर दादाजी को कुछ पैसे देता है। खाना खरीदने को थोड़ा हिचकिचाने के बाद दादाजी जाकर सुन के लिए मीट खरीद लाते हैं, लेकिन वो खाने से मना कर देती है। उसे वही मीट चाहिए जो कुत्ते के लिए था। दादाजी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्ची जिद पर अड़ी रहती है। फ्रस्ट्रेशन और दर्द में दादाजी खुद पर काबू खो देते हैं। सुन रोती है, खांसती है। दादाजी बेबस महसूस करते हैं, कुछ समझ नहीं आता क्या करें। वो बाहर चुपचाप बैठ जाते हैं, दूर से उसकी सिसकियां सुनते हुए। बूढ़ा आदमी खुद को पूरी तरह लाचार महसूस करता है। अगली सुबह दादाजी फिर अमीर के घर पहुंच जाते हैं, कुत्ते वाला मीट मांगने। औरत मानने को तैयार नहीं। अचानक मेन डोर खुलता है। दादाजी झपट कर अंदर घुसते हैं और मीट उठा लाते हैं। कुत्ता उन्हें काट लेता है, लेकिन वो मीट बचा लाते हैं। पोती के लिए चिल्लाते हुए, देख तेरा पसंदीदा मीट ले आया। सुन उठ बैठती है, जिद टूटकर मीट का टुकड़ा बड़े चाव से खाती है, अपना मनपसंद खाना एंजॉय करते हुए। उस रात सुन की हालत और बिगड़ जाती है। खांसी से सबकी नींद उड़ जाती है, तेज बुखार जल रहा है, कांप रही है कमजोरी से। उधर बिजनेसमैन की हवेली में शानदार पार्टी चल रही है, टेबल खाने से भरी हुई। लेकिन सुन और दादाजी के लिए जंग जिंदगी और मौत की है।
दादाजी उसे कंधे पर उठाकर अस्पताल की तरफ भागते हैं, मदद के लिए चिल्लाते हुए। एक नर्स डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे मांगती है। दादाजी बेबसी और अर्जेंसी में चीख पड़ते हैं। अगले सीन में डॉक्टर सुन को चेक करके दादाजी को बोलता है कि कोई बड़ी बात नहीं, बस ठीक से खा नहीं पाई इसलिए कमजोर हो गई, घर ले जाओ और अच्छा खाना दो। दादाजी जवाब देते हैं, मैं जो मिला सब खिला रहा हूं, फिर मेरी पोती ठीक क्यों नहीं हो रही। डॉक्टर इग्नोर करके चला जाता है। घर पर सुन चुपचाप लेटी है, बुखार से कांपती हुई। जब दादाजी खिलाने की कोशिश करते हैं तो वो मना कर देती है, बस फुसफुसाकर बोलती है, दादाजी मुझे छोड़कर मत जाना, हमेशा मेरे पास रहना। वो उसके पास लेट जाते हैं, उसे बाहों में भरकर। वो खांसती है, मामा बुदबुदाती है। वो पूछते हैं तबीयत ज्यादा खराब है। वो फुसफुसाती है, मुझे मीट खाना है, लेकिन रात के इस वक्त वो कहां से लाए। फिर भी दादाजी चुपके से फिर हवेली की तरफ निकल पड़ते हैं। कुत्ते के सामने से मीट उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुत्ता काट लेता है। दर्द चीर देता है, लेकिन वो छोड़ते नहीं, मान लेते हैं, चाहे जो हो जाए मीट लाकर रहूंगा पोती के लिए। बिजनेसमैन की बीवी दूर से देख रही होती है, दादाजी को छुड़ाते ना देखकर बोलते हुए, मेरी पोती के लिए मीट लेकर रहूंगा, किसी भी कीमत पर। जबरदस्त संघर्ष के बाद वो कामयाब होते हैं, जख्मी हालत में, लेकिन जीतकर मीट का थैला लेकर लौटते हैं। कमरे में घुसकर थैला सुन के पास रख देते हैं। प्यार से पुकारते हैं, उठ बेटा, तेरा पसंदीदा मीट लाया हूं, जल्दी खा ले। लेकिन कोई जवाब नहीं। जब हाथ उसके कमजोर शरीर को छूता है तो दिल टूट जाता है। सुन जा चुकी है। दादाजी उसे सीने से लगाकर रो पड़ते हैं। तूने मीट लाने को बोला था लेकिन खा ना सकी। तू हमेशा बोलती थी दादाजी पास रहना। मैं था यहां, लेकिन तू मेरा इंतजार क्यों ना कर सकी। अकेली क्यों चली गई। इस दुनिया में तेरे बिना कैसे जीऊंगा। अगली सुबह खामोशी में गुजरती है। दादाजी सुन के बैग से सिगरेट निकालकर सुलगाते हैं, आंखें दूर खाली आसमान पर टिकी हुई। उनके पास ही सुन की शांत आरामगाह है, जहां उसके बाप का दिया छोटा सा चेरी टोमेटो का पौधा बड़े जतन से लगाया गया है। सुबह की नरम हवा पौधे के पत्तों को हिला रही है, जैसे आखिरी अलविदा कह रही हो, और यही कहानी खत्म होती है। अगर इस कहानी ने दिल छुआ तो कमेंट में अपने फीलिंग्स शेयर करना।